जरा एक सिचुएशन की कल्पना कीजिए। एक कम्युनिटी है जो अपने हक के लिए अपनी जमीन के फेयर कंपनसेशन के लिए सरकार से लड़ रही है। वो अपने लिए तो न्याय मांग रहे हैं, लेकिन वही लोग ठीक उसी वक्त अथॉरिटीज के साथ मिलकर अपने पड़ोसी आदिवासियों की जमीन छीनने वाले डॉक्यूमेंट्स पर साइन भी कर रहे हैं। राइट, एक तरफ अपने राइट्स की डिमांड और दूसरी तरफ पड़ोसियों के डिस्प्लेसमेंट पे चुप्पी। एग्जैक्टली। आई मीन, ये कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आज हम ग्रेट निकोबार में चल रहे एक ऐसी ही विरोधाभास पर बात करेंगे। सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स का इस नए डीप डाइव में स्वागत है, जहां हमारा टारगेट सिर्फ समरीज पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम इन 4 एडिटोरियल्स के डीपर मैकेनिज्म्स को समझेंगे ताकि आप लोगों की मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी का एक सॉलिड बेस बन सके। सही कहा। और आज के कुछ टॉपिक्स थोड़े सेंसिटिव हैं। हाँ, इन 4 आर्टिकल्स में से कुछ डायरेक्टली पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इशू से जुड़े हैं, जैसे स्टेट इलेक्शंस या इंटरनेशनल वॉर्स में इंडिया का स्टैंस। तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मकसद यहाँ किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ ऑथर के आर्ग्यूमेंट्स को इम्पार्शियली एनालाइज करेंगे। परफेक्टली पुट। तो आज के एजेंडा में हम जीएस पेपर 1, 2 और 3 के डायमेंशंस कवर करेंगे। जुडिशल एक्टिविज्म, एनवायरनमेंट वर्सेस राइट्स का कॉन्फ्लिक्ट, स्टेट पॉलिटिक्स के वेलफेयर मॉडल्स और हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो चलिए पहले इशू से शुरू करते हैं। हाँ, जो सीधे जीएस पेपर 1 के रोल ऑफ वुमेन और जीएस पेपर 2 के सोशल जस्टिस और जुडिशरी से मैप होता है। इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जो जिसे अब कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ने रिप्लेस कर दिया है, उसके एक बहुत पुराने रूल को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। ये वो 12 वीक्स वाला रूल है ना? हाँ, एग्जैक्टली। पहले रूल ये था कि 12 वीक्स की पेड मैटरनिटी लीव सिर्फ उन अडॉप्टिव मदर्स को मिलेगी जो 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को अडॉप्ट करती हैं। राइट। लेकिन अब जस्टिस जेबी पार्डीवाला और आर महादेवन की बेंच ने उम्र की इस लिमिट को पूरी तरह हटा दिया है। अब देखिए, इस पुराने कानून के पीछे का जो लॉजिक था ना, वो एक्चुअली बहुत आउटडेटेड था। लॉ मेकर्स ने शायद ये एज्यूम कर लिया था कि एक माँ और बच्चे का इमोशनल बॉन्ड सिर्फ इन्फेंसी में बनता है, मतलब सिर्फ जन्म के तुरंत बाद। हाँ, उन्हें लगा कि अगर बच्चा 3 महीने से बड़ा है तो उस बॉन्डिंग के लिए शायद 12 हफ्ते की पेड लीव की जरूरत ही नहीं है। जो पिटिशनर हैं हमसा नंदिनी नंदूरी, उन्होंने इस पूरी मेंटालिटी को चैलेंज किया था। और प्रैक्टिकली सोचें तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। इंडिया में अडॉप्शन का लीगल प्रोसेस ही इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसमें 3 महीने से तो कहीं ज्यादा टाइम लग जाता है। बिल्कुल। तो ये पुराना कानून तो ऐसा था जैसे बारिश रुकने के बाद किसी को छाता पकड़ा देना। जब तक बच्चा लीगली अडॉप्ट होता है, वो 3 महीने की एज क्रॉस कर चुका होता है और माँ ऑटोमेटिकली उस लीव के लिए इनएलिजिबल हो जाती है। सही बात है। और मेंस के पर्सपेक्टिव से इस जजमेंट का क्रिटिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने यहाँ अडॉप्शन को एक्सप्रेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी माना है। ओह, ये टर्म एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है ना? जजमेंट इस बात पर एम्फोसिस देता है कि परिवार केवल बायोलॉजी से नहीं बनता। एक माँ और बच्चे का रिलेशन शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेन केयर गिविंग से बनता है। उम्र चाहे जो भी हो, एक नए माहौल में सेट होने के लिए दोनों को टाइम चाहिए। हाँ, और इसका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है, जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल। मुझे नोबेल लॉरिएट क्लोडिया गोल्डन की रिसर्च याद आ रही है। उन्होंने अपनी स्टडी में साफ किया है कि वुमेन के करियर्स में जो जेंडर पे गैप है, वो एसेंशियली पहले बच्चे के जन्म के बाद शुरू होता है। मदरहुड पेनल्टी। एग्जैक्टली। तो जब एक अडॉप्टिव मदर को पेड लीव नहीं मिलती, तो उसको या तो अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है या बिना पे के लंबी छुट्टी लेनी पड़ती है। इससे डायरेक्टली उसकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी थ्रेट में आ जाती है। और इसके साथ ना एक बहुत बड़ा सोसाइटल फ्लॉ भी एक्सपोज होता है। हमारे पेट्रियार्कल सिस्टम ने चाइल्ड रियरिंग को पूरी तरह से फेमिनाइज कर दिया है। मतलब ये मान लिया गया है कि बच्चों को पालना सिर्फ और सिर्फ औरतों का काम है। राइट। तो कोर्ट ने इस जजमेंट में एक काफी प्रोग्रेसिव स्टैंड लिया है। उन्होंने सरकार से अर्ज किया है कि पैटर्निटी लीव को भी स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। ओह वाओ, ये एक मेजर पॉइंट है। हाँ, क्योंकि पेरेंटहुड कोई सोसाइटी फंक्शन तो है नहीं। जब तक हम एक जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग पैराडाइम की तरफ मूव नहीं करेंगे, वर्कफोर्स में विमेन की पार्टिसिपेशन हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। सही बात है। तो प्रीलिम्स के एंगल से एस्पिरेंट्स ध्यान रखें, पिटिशनर का नाम हमसा नंदिनी नंदूरी, 12 वीक्स की लीव और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। अब यहाँ तो जुडिशरी ने ह्यूमन राइट्स को रिजिड लॉ से ऊपर रखा, लेकिन क्या होता है जब स्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन राइट्स के बीच किसी एक को चुनना पड़े?
ये ट्रांजिशन हमें अपने दूसरे टॉपिक पर ले आता है, ग्रेट निकोबार आइलैंड का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। राइट, इसको हम जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस और जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड ये है कि ग्रेट निकोबार में एक मैसिव प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन हो रहा है और डिस्प्यूट उन एक्स सर्विसमैन परिवारों को लेकर है जिन्हें 1969 से 1975 के बीच वहां बसाया गया था। इन्हें सेटलर कम्युनिटी कहते हैं। और डिस्प्यूट का कोर पॉइंट है कॉम्पनसेशन। इन सेटलर्स को RFCTLR एक्ट 2013 के अंडर मुआवजा मिल रहा है। द लैंड एक्विजिशन एक्ट। हाँ, जिसे बनाया इसलिए गया था ताकि फेयर कॉम्पनसेशन मिल सके। लेकिन आयरॉनिकल बात यह है कि इन्हें सिर्फ 113 से 180 रुपए पर स्क्वायर मीटर ऑफर हो रहा है। वेट, सिर्फ 180 रुपए? हाँ, जबकि वही अंडमान आइलैंड्स में टूरिज्म प्रोजेक्ट्स के लिए यही रेट 11,370 से 20,500 रुपए तक जाता है। ये तो जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। इसीलिए सेटलर्स का जो फोरम है DFGNI, वो अब कम से कम 1 करोड़ रुपए पर एकड़ डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल, वहां के लोकल MP विष्णुपदा रे ने भी सरकार से लगभग 232 लाख रुपए पर हेक्टेयर की मांग की है, जबकि करंट ऑफर बैरली 19 लाख का है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेटलर्स की डिमांड काफी फेयर लगती है। लगती तो है, लेकिन सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यही आता है, जिसका हमने इंट्रो में जिक्र किया था। राइट, वो राइट्स वाला एंगल। हाँ, ये सेटलर कम्युनिटी अपने हक के लिए आवाज उठा रही है, फेयर कॉम्पनसेशन मांग रही है, लेकिन वही लोग अथॉरिटीज के साथ मिलकर शोम्पेन और ग्रेट निकोबारीज जैसी ट्राइब्स की 84 स्क्वायर किलोमीटर जमीन छीनने में मदद भी कर रहे हैं। I mean, ये कितनी अजीब सिचुएशन है ना। एक डिस्प्लेस्ड ग्रुप दूसरे वल्नरेबल ग्रुप के डिस्प्लेसमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है। इट्स लाइक डिमांडिंग जस्टिस फॉर योरसेल्फ बट टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू योर नेबर्स एविक्शन। एग्जैक्टली। और मेंस के पर्सपेक्टिव से दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अनडेमोक्रेटिक लोकल पॉलिटिक्स। एक मेगा प्रोजेक्ट का प्रेशर इतना है कि दो लोकल कम्युनिटीज लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए आपस में टकरा रही हैं। और इस एडिटोरियल के मुताबिक इसमें एक और लीगल वायलेशन है। हाँ, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का खुला वायलेशन। ट्राइबल रिजर्व की जमीन को डीनोटिफाई किया जा रहा है। और शॉकिंग बात यह है कि सेटलर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स उन पेपर्स पर साइन कर रहे हैं जो आदिवासियों की जमीन को प्रोजेक्ट के लिए क्लियर कर रहे हैं। जबकि अगर हम शोम्पेन ट्राइब को देखें, जो कि एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी PVTG है, तो उनके लिए पैसों या कॉम्पनसेशन का कोई मतलब ही नहीं है। उनका तो पूरा अस्तित्व ही उस जंगल पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ निकोबार ऐसे कम्युनिटी है जो 2004 की सुनामी के टाइम डिस्प्लेस हुई थी और अभी तक अपने एंसेस्ट्रल लैंड्स पर वापस लौटने का वेट कर रही है। तो यह मैक्रो पिक्चर क्या बनती है? मैक्रो पिक्चर ये बनती है कि कैसे नेशनल सॉवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के इन बड़े नैरेटिव्स में लोकल कम्युनिटीज, ट्राइबल राइट्स और एनवायरनमेंट सिर्फ एक प्यादा बन के रह जाते हैं। जब फोकस प्योरली नेशनल इंटरेस्ट पर होता है तो मार्जिन्स पर रहने वाले लोगों की आवाज दब जाती है। ट्रू। तो प्रीलिम्स वालों के लिए फैक्ट चेक, शोम्पेन का PVGG स्टेटस, 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट और DEFGNI फोरम। राइट। अब लोकल पॉलिटिक्स के इस क्लैश से थोड़ा बाहर निकलते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक तमिलनाडु के इलेक्शंस और द्रविडियन मॉडल पर बेस्ड है, जिसे हम GS पेपर 2 के स्टेट पॉलिटिक्स और रीजनलिज्म से मैप करेंगे। अब देखिए, करंट पॉलिटिकल लैंडस्केप में तमिलनाडु एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। हाँ, आउटलायर एक तरह से। बिल्कुल। पूरे देश में जहां हिंदुत्व पॉलिटिक्स का एक हेजेमोनिक पोजीशन दिखता है, वहां BJP अभी भी एक मार्जिनल प्लेयर है और DMK अपने इस द्रविडियन मॉडल के भरोसे एक बार फिर इलेक्शन जीतना चाहती है। लेकिन कोलिशन पॉलिटिक्स में ना वाइल्ड कार्ड्स का बहुत बड़ा रोल होता है और इस आर्टिकल में एक्टर विजय की नई पार्टी TVK का स्पेसिफिक मेंशन है। तमिलगा वेट्री का जगम। हाँ, अब बड़ा सवाल ये है कि क्या TVK किंग मेकर बनेगी या स्पॉइलर? अगर वो एंटी इनकम्बेंसी वोट काटते हैं तो टेक्निकली ऑपोजिशन के वोट बटेंगे, जिसका फायदा DMK को होगा। लेकिन अगर उन्होंने यूथ और माइनॉरिटीज के वोट DMK से खींच लिए तो DMK को हेवी नुकसान उठाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। पर इस सब के बीच हमें द्रविडियन मॉडल का क्रिटिकल एनालिसिस जरूर करना चाहिए कि आखिर ये मॉडल काम कैसे करता है। बेसिकली ये वेलफेयर और डेवलपमेंट का एक बहुत ही यूनिक मिक्स है। वेलफेयरिज्म तो काफी हेवी है वहाँ।
हाँ, जैसे पुअर वुमेन के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम्स, और दूसरी तरफ उनका प्रोजेक्टेड जीएसडीपी ग्रोथ रेट देखिए। 2025-26 के लिए ये 11.9% एस्टिमेट किया गया है, जो इंडिया के मेजर स्टेट्स में सबसे ज्यादा है। पर जनरली एक लॉजिक दिया जाता है कि हेवी वेलफेयर स्पेंडिंग से स्टेट ट्रेजरी खाली होती है और ग्रोथ स्लो हो जाती है। राइट। तो यहाँ ये मैकेनिज्म एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है? एक्चुअली यहाँ कैश ट्रांसफर्स डायरेक्टली ग्रासरूट लेवल पर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाते हैं। इससे लोकल कंजम्पशन बढ़ता है और इवेंचुअली जीएसडीपी ग्रोथ बूस्ट होती है। ये तो इसका पॉजिटिव साइड हो गया, लेकिन इस कंपेटिटिव वेलफेयरिज्म के कुछ डीप फ्लॉज भी हैं जो इस एडिटोरियल में पॉइंट आउट किए गए हैं। जैसे कि ट्रेनेज नेटवर्क्स का और गहरा होना। जो लोग पावर में हैं वो इन वेलफेयर स्कीम्स को बेसिकली अपने वोटर बेस को कंसोलिडेट करने और एक पेट्रोनेज सिस्टम चलाने के लिए यूज करते हैं। ओह, मतलब वेलफेयर एज अ टूल फॉर पॉलिटिकल कंट्रोल। एग्जैक्टली। और ऑपोजिशन इसी डिस्कंटेंट को कैश इन करना चाहता है। यार, ऑपोजिशन का मैथ भी तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम एआईएडीएम के लीडर एडापडी के पलानीस्वामी के कोलिशन को देखें तो वहां आइडियोलॉजिकल यूनिटी का नामो निशान नहीं है। इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं। सही बात है। डीएमके का कोलिशन आइडियोलॉजिकली समवॉट टाइट है, पर एआईएडीएमके के साथ बीजेपी है जिनका साउथ और वेस्टर्न बेल्ट में थोड़ा इन्फ्लुएंस है। पीएमके नॉर्थ में स्ट्रांग है और एएमएमके भी साथ हैं। इनका प्राइमरी एम सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड वोट्स को इकट्ठा करना है, किसी कॉमन आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना नहीं। राइट। स्टेट पॉलिटिक्स में अलायंसेस वैसे भी आइडियोलॉजी से ज्यादा प्रैक्टिकल नीड्स पर बनते हैं। बाय द वे, प्रीलिम्स के लिए वो प्रोजेक्टेड जीएसडीपी ग्रोथ रेट का डेटा पॉइंट 11.9% इंपॉर्टेंट है। नोटेड। तो हमने देखा कि स्टेट लेवल पर अलायंसेस प्रैक्टिकल नीड्स से ड्राइव होते हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी देशों के बीच रिलेशंस सेंटिमेंट से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट से चलते हैं। ये परफेक्ट ट्रांजिशन है हमारे चौथे और आखिरी टॉपिक के लिए, इंडियाज ईरान स्टांस और फॉरेन पॉलिसी डिबेट, जो कि क्लियरली जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में आता है। तो बैकग्राउंड ये है कि 20 फरवरी से इजरायली अमेरिकन फोर्सेस और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई हुआ है, उसमें इंडिया के स्टैंड पर देश में एक इंटेंस डिबेट चल रही है। और इस क्रिटिसिज्म का मेन रीजन ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की असैसिनेशन पर कोई ऑफिशियल कॉन्डोलेंस यानी शोक संदेश एक्सप्रेस नहीं किया। अब देखिए, इस पॉइंट पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है। एग्जैक्टली। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आजकल हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा बज़वर्ड बन गया है। हाँ। मुझे फॉर्मर पीएम पीवी नरसिम्हा राव का एक स्टेटमेंट याद आता है। कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस दो अलग चीजें हैं। तो क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी आज ट्रूली इंडिपेंडेंट है? राइट। आई मीन, अगर हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फ्लॉन्ट करते हैं तो एक फॉर्मल कॉन्डोलेंस मैसेज ना भेजकर हम एग्जैक्टली क्या अचीव कर रहे हैं? क्या हम अमेरिका और इजराइल के प्रेशर में अपने एक ओल्ड सिविलाइजेशनल फ्रेंड को साइडलाइन कर रहे हैं? इस सवाल का आंसर एक्चुअली रियल पॉलिटिक में छिपा है। इस आर्टिकल के जो ऑथर हैं, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के एक 1947 के लेटर का रेफरेंस दिया है, जो उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन को लिखा था। हो, नेहरू और आइंस्टाइन की चिट्ठी? हाँ, और उस लेटर में नेहरू ने बहुत ब्लेटेंटली एक्नॉलेज किया था कि फॉरेन पॉलिसी इनहेरेंटली सेल्फिश होती है। उसका सिंगल गाइडिंग प्रिंसिपल सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट होता है, और प्रेजेंट गवर्नमेंट भी इफेक्टिवली इसी कोल्ड रियल पॉलिटिक को ही प्रैक्टिस कर रही है। तो इसेंशियली प्रैग्मेटिज्म ओवर इमोशंस। अगर टेक्निकली देखें तो ईरान को कंडोलेंस ना भेजने से इंडिया को क्या स्पेसिफिक एडवांटेज है? डेटा पर ध्यान दीजिए। राइट। अमेरिका इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। उसके अलावा इंडियन मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन के लिए जो स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस टेक चाहिए, वो मेजरली यूएस और इजराइल से ही आती है। इन देशों की लॉबी को नाराज करने का मतलब है इन क्रिटिकल डिफेंस डील्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट। और गल्फ रीजन का फैक्टर भी तो है। वहां ऑलमोस्ट 10 मिलियन यानी 1 करोड़ इंडियंस काम करते हैं, जो इंडिया में मैसिव रेमिटेंसेस भेजते हैं। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस ब्लॉक पर डिपेंडेंट है। तो नेशनल इंटरेस्ट के स्केल पर यूएस, इजराइल और गल्फ स्टेट्स का जो कंबाइंड वेट है, वो ईरान के हिस्टोरिकल टाइज से कहीं ज्यादा भारी पड़ता है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ ऑथर एक मिस्ड डिप्लोमेटिक ग्रेस की बात भी उठाते हैं। वो कैसे? उनका लॉजिक ये है कि ठीक है, हमारे इंटरेस्ट यूएस के साथ अलाइन है, पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का ये मतलब तो नहीं कि हम बेसिक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स ही भूल जाएं। आई एग्री। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर फॉर्मली इरानियन एम्बेसी जाकर कंडोलेंस बुक पर साइन कर ही सकते थे। बल्कि इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि इंडिया के इस ठंडे रिस्पॉन्स के बावजूद
ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया आने वाले ऑयल टैंकर्स को सेफली निकालने दिया। ये उनकी तरफ से काफी मैच्योर मूव था। और टाइमिंग का एंगल भी काफ़ी ऑकवर्ड रहा। जब पीएम मोदी इजराइल की क्नेसेट मतलब वहाँ की पार्लियामेंट में फरवरी 25-26 को स्पीच दे रहे थे, तब इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑलमोस्ट जानती थी कि ईरान पर मेजर स्ट्राइक्स होने वाली हैं। इस कोइंसिडेंस ने इंडिया की इमेज को थोड़ा और वन साइडेड दिखा दिया। खैर, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एस्पिरेंट्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मैप लोकेशन, ईरान में लगभग 9,000 इंडियन सिटीजन्स का प्रेजेंस और कनेसेट जैसे टर्म्स नोट डाउन कर लें। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमने काफ़ी डीप कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कवर किया। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिकल जजमेंट देखा, जहां एडॉप्शन लॉज में जेंडर न्यूट्रलिटी आने से सोशल जस्टिस एक्सपैंड हुआ। राइट, जहां फैमिलीज बायोलॉजी से नहीं बल्कि शेयर्ड केयर गिविंग से डिफाइन हो रही हैं। एग्जैक्टली। फिर हमने ग्रेट निकोबार का इशू समझा, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्राइबल राइट्स के बीच एक डायरेक्ट क्लैश है। एक कम्युनिटी अपने राइट्स मांग रही है, पर दूसरी का डिस्प्लेसमेंट भी एंडोर्स कर रही है। उसके बाद तमिलनाडु इलेक्शंस में हमने द्रविडियन मॉडल के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए, कैसे वेलफेयर पॉलिटिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ तो ला सकती है पर कास्ट बेस्ड पेट्रनेज को भी बढ़ावा देती है। और फाइनली फॉरेन पॉलिसी डिबेट, जहां स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का असली मतलब समझ आया कि अल्टीमेटली सब कुछ कोल्ड रियल पॉलिटिक्स और सेल्फिश नेशनल इंटरेस्ट पर आकर रुक जाता है। इन चारों टॉपिक्स का क्रक्स यही है कि जब तक आप सरफेस न्यूज के पीछे के मैकेनिज्म्स को नहीं समझेंगे, मेंस में अच्छे आंसर्स फ्रेम नहीं कर पाएंगे। परफेक्टली सेड। और जाते जाते मैं आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कंप्लीटली नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर ट्रांजैक्शनल और सेल्फिश हो जाती है, तो क्या हम ग्लोबल साउथ के अनडिस्प्यूटेड लीडर और विश्वामित्रा की अपनी जो एक मॉरल और सॉफ्ट पावर इमेज है उसे सस्टेन कर पाएंगे? एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है ये। इस पर आप लोग जरूर विचार कीजिए और इस एंगल से अपने मेंस के आंसर्स फ्रेम करने की प्रैक्टिस कीजिए। तो द डीप डाइव के इस सेशन में आज के लिए बस इतना ही। न्यूज को सरफेस पर नहीं, उसके कोर मैकेनिज्म्स के साथ समझते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।